नमस्कार। फ्रीडम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग की तरफ से कोरोना महामारी की दूसरी लहर के अंतर्गत जो आईटीआई में प्रशिक्षण कार्य है उसका जो सैद्धांतिक कार्य है उसका ऑनलाइन अध्यापन करवाने का निर्देश हमें प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में आईटीआई नूपगढ़ में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अनुदेशक के पद के हिसाब से मैं अपने चैनल पर आईटी ट्रेड थ्योरी की जो क्लासें हैं वो नियमित रूप से रेगुलर अपने देते रहेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बेसिक रहेगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में हम धीरे धीरे आगे थ्योरी की क्लासों को आगे बढ़ाते चलेंगे, ताकि अपने जितनी भी मशीनें हैं, जितनी भी ट्रेड के अंतर्गत अपने इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके बारे में नॉलेज है वो अपने अच्छे से समझ में आए। उसके लिए हमें हर किसी चीज़ का बेसिक होना समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मूलभूत इकाइयाँ। सभी ट्रेडों के लिए वैसे महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, लेकिन अपनी ट्रेड के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक रहेगा मूलभूत इकाइयाँ। तो जितनी यूनिटें अपनी यूज़ करते हैं मापन के अंतर्गत, ठीक है, तो उसके अंतर्गत अपने बहुत सारी इकाइयों के सूत्र पूछ लिए जाते हैं। उनके मापन का प्रकार या उसके संदर्भ से प्रश्न हमसे अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं। तो हमारी जो ट्रेड के अंतर्गत मूलभूत इकाइयाँ हैं, इसको हम सुविधा की दृष्टि से मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो मूलभूत इकाइयाँ आगे बढ़कर 3 भागों में अपने इसको पढ़ते हैं, ताकि हमारे ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आए। तो इसका जो पहला प्रकार आता है वो आता है तकनीकी इकाइयाँ। पहला जो पार्ट आता है वो आता है तकनीकी इकाइयाँ, या इसको अपने यांत्रिक इकाइयाँ भी बोल देते हैं, या अपने इसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक इकाइयाँ। दूसरा जो इसका टॉपिक रहता है, या अपने इसी मूलभूत इकाइयों में दूसरा इसका जो प्रकार पढ़ते हैं वो आता है वैद्युतिक इकाइयाँ। वैद्युतिक इकाइयाँ। तीसरा जो इसका प्रकार रहता है वो आता है आपका ऊष्मीय इकाइयाँ। इन 3 इकाइयों के तहत अपने मुख्य रूप से वो सारी इकाइयों का अध्ययन करते हैं जो हमारी ट्रेड से संबंधित है। तो आज अपने जो चर्चा का विषय रहेगा वो इन्हीं तकनीकी इकाइयों के ऊपर अपने बात करेंगे। तो पहले अपने बात कर लेते हैं तकनीकी इकाइयों की। तो वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली। तो अपने पहला टॉपिक है क्या, यांत्रिक इकाइयाँ। यांत्रिक इकाइयों के अंतर्गत अपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, तो कोशिश करेंगे इसको सरल वे में अपने समझने की। तो अपने पहली इकाई लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान किसको कहते हैं, द्रव्यमान को किस तरह मापन किया जाता है, क्या इसका सिंबल रहता है, ये सारी बातें करेंगे। और द्रव्यमान के साथ इसके जैसी एक इकाई है जिसको अपने बोलते हैं भार। तो अपने यहाँ एक चीज़ ये भी कन्फर्म हो जाएगी कि भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। तो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, यहाँ एक शब्द आ रहा है द्रव्य, एक शब्द होता है द्रव। जैसे ही द्रव्यमान शब्द की बात आती है तो अपने दिमाग में आता है कि किसी लिक्विड चीज़ के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ लिक्विड चीज़ से तात्पर्य नहीं है। द्रव्यमान का मतलब होता है कोई पदार्थ की मात्रा कितनी है, भी जो भी पदार्थ है उसकी जो मात्रा की कंटिन्यूटी है, यानी कि कितनी मात्रा उसके अंदर समाई गई है, वो उसका द्रव्यमान है। तो यहाँ द्रव्य शब्द है वो अपने आप में पदार्थ की मात्रा को इंगित करता है, और जो द्रव शब्द होता है वो अपने आप में तरलता को परिभाषित करता है। तरलता मतलब, द्रव का मतलब होता है तरलता, और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा। हम इसको इंगित करते हैं एम से।
द्रव्यमान को हम इंगित करते हैं m से। इसकी जो इकाई रहती है, वो रहती है किलोग्राम। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे। मान लो मैं ये उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के रूप में आप समझो। मैं ये कहता हूँ कि 1 केजी चीनी, यानी कि 1 केजी चीनी का मतलब है कि 1 केजी में जितनी चीनी की मात्रा है वो उसका द्रव्यमान है। और भार फिर क्या है? तो भार क्या है कि जो वस्तु है उसका जितना द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को हम गुरुत्वाकर्षण के साथ, गुरुत्वाकर्षण के साथ हम जब इसकी तुलना करते हैं तो वो उस वस्तु का क्या बन जाता है? भार बन जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि अपने पास 1 किलो चीनी है। 1 किलो चीनी को हम क्या करते हैं? पृथ्वी से उठा के कुछ ऊंचाई पे लेके जाएंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर भार में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो भार में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। तो द्रव्यमान की विशेषता ये है कि द्रव्यमान स्थिति के साथ बदलता नहीं है, यानी कि द्रव्यमान की पदार्थ की मात्रा उतनी रहेगी चाहे आप उसको किसी भी ग्रह पे लेके चले जाओ। लेकिन भार की स्थिति यह है कि भार परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। अब बात आती है कि फिर अपने इस भार की इकाई क्या है। तो भार की इकाई की अगर बात करें तो हमें पता है कि भार का संबंध किससे है? गुरुत्वाकर्षण से है। और गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। तो इसकी इकाई क्या रहती है? न्यूटन रहती है। भार की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। और आपको पता है इसके अंदर सीजीएस प्रणाली के अंदर इसको डाइन भी बोलते हैं। भार की इकाई डाइन भी रहती है। तो कई बार पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सीजीएस प्रणाली में भार की इकाई क्या होती है, तो आपका उत्तर याद रहना चाहिए कि डाइन होता है। वैसे भार की अपने एमकेएस प्रणाली लागू होती है पूरे विश्व में, तो वहाँ उसकी इकाई क्या रहती है? न्यूटन रहती है। और द्रव्यमान की इकाई क्या है? किलोग्राम है। तो अब यहाँ से आपको एक थोड़ा सा व्यू बन रहा होगा कि द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ। एक और उदाहरण दे देता हूँ कि मान लो कि आपके पास कोई पात्र है, उस पात्र के अंदर आपने कुछ पदार्थ ले रखा है और वो पदार्थ मान लो कि 10 केजी का है। अब 10 केजी का भार है, यानी कि 10 केजी है, ये अपने आप में द्रव्यमान है उसके अंतर्गत। अब आप क्या करते हो? इसी पदार्थ को, यानी जिस चीज़ से आपने मापा है उसी मापक यंत्र के साथ आप बहुत ऊंचाई पे लेके जाते हो, फिर आप इसको चेक करते हो तो ये 8 केजी हो जाता है। तो यानी कि यहाँ 2 केजी अपने आप में एक तरह से आपका आप ये सोच रहे हो कि पदार्थ घटा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये 2 केजी पदार्थ नहीं घटा, ये उसका भार घटा है। पदार्थ की मात्रा उतनी है क्योंकि पदार्थ की मात्रा समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलती। यानी कि आप कह सकते हो द्रव्यमान की एक प्रकृति होती है कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन समय के साथ या परिस्थिति के अनुसार नहीं आता, जबकि भार है वो परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। तो यहाँ हम 2 चीज़ें क्लियर कर चुके हैं यांत्रिक इकाइयों में, एक तो द्रव्यमान और दूसरा अपना है भार। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता सकते हो ताकि इसको और ज़्यादा सरल अपने कर सके। उसके बाद अपने तीसरी इकाई लेते हैं, और तीसरी इकाई ले लेते हैं वेग। तीसरी इकाई लेते हैं वेग। और वेग जैसी एक इकाई और है जिसको अपने बोलते हैं त्वरण। तो 2 इकाइयाँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि दोनों के अंदर थोड़ी बहुत समानता है, तो दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो ये आपका जो कन्फ्यूजन रहेगा वो आपका दूर हो जाएगा। तो वेग क्या होता है? वेग का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितनी स्पीड के साथ जा रही है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इकाई समय के अंदर कोई वस्तु या जो भी है वो कितनी दूरी तय करती है, वो उसके क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। तो आपको पता है, हमें पता है कि दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में। और समय को हम किस में मापते हैं? सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड किसकी इकाई हो जाती है? वेग की इकाई हो जाती है। तो आपसे पेपर में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेग की इकाई क्या होती है। तो वेग की क्या इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। अब बात आती है कि त्वरण के साथ एक इकाई और ले लेते हैं, एक होता है मंदन। इनको भी समझना बहुत जरूरी है। त्वरण क्या होता है? अब मान लो कि जो वेग हम पढ़ रहे हैं क्या कि कोई वस्तु गति कर रही है, प्रति सेकंड कितनी दूरी तय कर ली उसने, वो उसका वेग है। मान लो आप कहते हो कि 40 किलोमीटर प्रति सेकंड कोई चीज़ गति कर रही है। जैसे अपने आपको पता है
कि अपने जब उपग्रह छोड़ते हैं तो लगभग आपका 11 पॉइंट कुछ है, यानी कि लगभग 11 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर कोई चीज़ गति करती है तो मान के चलो वो आपके यहाँ पृथ्वी से उस स्थान पे पहुँच जाएगी जहाँ से गुरुत्वाकर्षण का बल काम नहीं करेगा। तो उतनी स्पीड होगी अगर उपग्रह की तो उपग्रह आपका सफल हो जाएगा। तो वो उसका क्या है, वेग है। वेग का मतलब होता है कि प्रति सेकंड कितनी गति की जा रही है, कितनी दूरी तय की जा रही है। अब त्वरण भी ऐसा ही है, त्वरण भी इसी को कहते हैं, लेकिन त्वरण की थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाती है कि त्वरण को जब अपने पढ़ते हैं त्वरण अपने क्या कहते हैं कि प्रति सेकंड गति में जो परिवर्तन होता है वो त्वरण कहलाता है। क्या, देखो यहाँ इसकी परिभाषा में छोटा सा अंतर है, इस अंतर को जानना बहुत जरूरी है। वेग क्या है कि प्रति सेकंड तय की गई दूरी या प्रति सेकंड में विस्थापित दूरी है वो उसका वेग है, और प्रति सेकंड गति में जो परिवर्तन होता है वो उसका क्या है, त्वरण है। अब परिवर्तन शब्द आया तो परिवर्तन से यहाँ दो चीजें आएगी आपके सामने, क्या कि जब कोई चीज में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन या तो अधिक होता है या फिर कम होता है, यानी कि या तो गति बढ़ सकती है या गति घट सकती है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, मान लो आपके पास एक बॉल है, आप बॉल को ऊपर से नीचे फेंकते हो तो प्रति सेकंड उसकी गति बढ़ती जाएगी। अगर आप उसी बॉल को ऊपर नीचे से ऊपर फेंकोगे तो प्रति सेकंड उसकी गति घटती जाएगी। तो यहाँ दो परिस्थितियां बन गई, यानी कि जो प्रति सेकंड उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है उसकी दो स्थितियां हो गई। जब प्रति सेकंड किसी वस्तु की गति बढ़ती है तो वो उसका त्वरण कहलाती है, और जब किसी वस्तु की प्रति सेकंड गति घटती है तो वो मंदन कहलाती है। यानी कि नीचे से ऊपर कोई वस्तु जाती है तो वो मंदन हो गया, और ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो वो हो गया त्वरण। अब इसी त्वरण से एक शब्द निकलता है क्या, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो कितनी स्पीड में उसके परिवर्तन करती है प्रति सेकंड, वो उसका गुरुत्वीय त्वरण है हमारी पृथ्वी का। तो ये अपने थोड़े से पारिभाषिक शब्द हैं, इनके थोड़ा सा डेफिनेशन अगर अच्छे से समझ में आ जाती है तो अपने जैसे ही आगे जब ये शब्द अपने सामने बार बार आएंगे तो अपने कन्फ्यूजिंग है वो अपनी दूर होती जाएगी। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि वेग और त्वरण क्या है और मंदन क्या है। यानी कि त्वरण और मंदन अपने आप में एक जैसी प्रक्रिया है, लेकिन जब प्रति सेकंड परिवर्तन घटता है तो मंदन है, प्रति सेकंड परिवर्तन बढ़ता है तो वो त्वरण है। और वेग अपने आप में क्या है, प्रति सेकंड जो आप कितनी दूरी तय करती है वस्तु वो उसका क्या है, वेग है। तो यहीं से आपका जो कार्य दूरी वाला जो टॉपिक है मैथ के अंदर वो भी यहीं से आपका क्लियर हो जाता है, अगर यहाँ से आप इसको अच्छे से समझते हो। तो ये अपने 6 टॉपिक कर चुके हैं इसके अंतर्गत यांत्रिक इकाइयों में। तो वेग की इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण की इकाई क्या रहती है, क्योंकि ये भी परिवर्तन है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसकी इकाई रहती है, ठीक है। और मंदन है तो मंदन क्या आता है, घटता है तो माइनस में आ जाता है और बढ़ता है तो प्लस में रहता है, ठीक है। तो ये थी अपने 5 इकाइयाँ। उसके बाद अपने आगे देखते हैं अगली इकाई के बारे में। अगली इकाई अपने ले लेते हैं घनत्व। घनत्व, अब घनत्व भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और घनत्व आपके हर टॉपिकों में मतलब महत्वपूर्ण रहता है, चाहे वो आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, चाहे आपकी थ्योरी हो, चाहे आप कोई मतलब किसी भी ट्रेड से जुड़ा हुआ पर्सन है तो यहाँ से घनत्व से आपकी बातें जुड़ी हुई होती है। तो इस घनत्व को अपने क्लियर कर लेते हैं कि घनत्व का मतलब क्या होता है। तो घनत्व एक्चुअल में क्या है कि कोई निश्चित क्षेत्र होता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि मान लो कि ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र का निश्चित मापन है, यानी कि ये क्षेत्र अपने आप में क्या है, इकाई क्षेत्र है। इकाई क्षेत्र का मतलब जिस क्षेत्र का माप निश्चित हो, और उस इकाई क्षेत्र में कोई पदार्थ है, वो पदार्थ कितना का है, उस पदार्थ की मात्रा, किसकी, पदार्थ की मात्रा, वो उसका क्या कहलाएगी, घनत्व कहलाएगी। यानी कि कितने क्षेत्र में कितना पदार्थ स्थित है उसकी जो इकाई है, उसकी जो मात्रा है उसका क्या कहलाएगी, घनत्व कहलाएगी। अब देखो तो यहां से एक सूत्र बनता है अपने को पता है कि यहां जितना पदार्थ है उसके एक निश्चित वेट है, यानी कि भार है निश्चित, ठीक है। और वो वस्तु कितने के क्षेत्रफल, कितने के मतलब पदार्थ की मीटर है, तो यानी कि कहने का मतलब उसका द्रव्यमान कितना है। तो भार और द्रव्यमान का जो अनुपात रहता है
ठीक है ना, वो उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ठीक है ना, अभी अपने पीछे पड़ा था भार। भार मतलब जिसका गुरुत्वाकर्षण के साथ संबंध हो, यानी कि जो पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के साथ संबंधित होता है वो उसका भार है, और पदार्थ की जो मात्रा है वो उसका क्या है, द्रव्यमान है। तो भार बटे द्रव्यमान का जो अनुपात रहेगा वो उस वस्तु का क्या रहेगा, घनत्व रहेगा। उसके बाद एक टॉपिक आता है बल। बल क्या होता है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अपने तो पूरी मशीनें बला घूर्ण के अपने अंतर्गत अपने बहुत सारी पढ़ते ही हैं। तो बल भी आप समझो कि बल अपने आप में क्या है, बल किसको कहते हैं। तो बल का मतलब होता है कि कोई वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना है। मान लो कि ये वस्तु इधर गति कर रही थी, तो इधर अगर फोर्स लगाया गया तो हमने क्या कर दिया, इसकी गति को विपरीत कर दिया। तो विपरीत करने से, या ये वस्तु स्थिर अवस्था में थी, यहाँ हमने फोर्स लगाया तो ये वस्तु यहाँ से विस्थापित हो गई। तो यानी कि कितना विस्थापित हुई वो उसके हिसाब से उसका क्या है यहाँ जो, यानी कि यहाँ तो एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि अपने को पता है डब्ल्यू मतलब वर्क बराबर क्या होता है, कार्य बराबर एफ इंटू आर। यानी कि एफ क्या है, फोर्स है, एफ क्या है, फोर्स है, आर क्या है, विस्थापन है। यानी कि जो फोर्स से जितना विस्थापन आए उस फोर्स की मात्रा और विस्थापन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कह देंगे कि हमने कितना कार्य किया है। भौतिक विज्ञान में ये कहा जाता है कि जब हम किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं और वस्तु विस्थापित नहीं होती, यानी कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, तो किया गया कार्य शून्य माना जाता है। तो बल है, तो बल भी अपने आप में एक तरह का, मतलब यूं कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण भी एक प्रकार का बल है। तो बल की इकाई क्या रहती है, न्यूटन रहती है। ठीक है ना, बल की इकाई क्या रहती है, न्यूटन रहती है। और हम यहाँ इस वस्तु को विस्थापित कर रहे हैं तो विस्थापन में दूरी आएगी, तो अपने कह सकते हैं दूरी किस में आती है, मीटर में। तो न्यूटन मीटर इसकी क्या रहती है, इकाई रहती है बल की। उसके बाद आता है एक महत्वपूर्ण यांत्रिक इकाई आती है शक्ति। शक्ति और शक्ति के साथ साथ एक महत्वपूर्ण इकाई आती है क्या, ऊर्जा। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको भी अपने समझना बहुत जरूरी है। शक्ति का मतलब ये होता है कि जब हम कार्य करवाते हैं तो कार्य करने की दर होती है, वो शक्ति कहलाती है। कोई वस्तु, अब मान लो कि अपने कोई कार्य करवा रहे हैं, चाहे कार्य आपका भौतिक कार्य हो, अपने जैसे अपने विद्युत के अंदर अपने देखते हैं तो अपने जो शक्ति को अपने W से व्यक्त करते हैं। W में अपने क्या करते हैं, V इंटू आई करते हैं। तो V अपने आप में क्या है, फोर्स है। V अपने आप में क्या है, फोर्स है, यानी कि एक तरह का बल है। और I अपने आप में क्या है, विस्थापन है, यानी कि दूरी है। अभी मैंने बताया था कि W बराबर क्या होता है, F इंटू आर होता है, यानी कि W बराबर अपने F इंटू आर भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ अपने जो वर्क हो रहा है, अपने जो वर्क कौन करवा रहा है, यानी कि कार्य करने की दर ही तो है। तो अपने वर्क करवा रहा है V और I मिलके। तो V अपने आप में क्या है, बल है, एक फोर्स है, इसीलिए अपने इसको पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल। और I अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति है। इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो विस्थापित होते हैं, तो यानी कि ये अपने आप में विस्थापन है। तो फोर्स इंटू विस्थापन क्या हुआ, W जो वर्क है वो ये अपनी क्या है, शक्ति है। अब इसी के साथ आती है ऊर्जा। कई बार ऊर्जा और शक्ति को एक ही समझ लिया जाता है। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की कुल क्षमता। कार्य करने की कुल क्षमता अपने आप में ऊर्जा होती है। यहां देखो डिफरेंस क्या है, शक्ति क्या है, अपने आप में कार्य करने की दर है, और कार्य करने की कुल क्षमता है वो क्या है, ऊर्जा है। अब आपको पता है कुल क्षमता आ गई तो कोई कार्य हो रहा है, उसके साथ जब हम समय का गुणनफल कर देंगे तो कुल कार्य आ जाएगा। तो इसका मतलब समय के साथ जब उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ऊर्जा है। अब अगर यहीं से अगर आपको शक्ति ऊर्जा समझ में नहीं आता तो एक उदाहरण दे देता हूं। मान लो कि एक व्यक्ति 50 केजी का वजन उठा सकता है और वो उस 50 केजी के वजन को उठाकर 50 मीटर जा सकता है। तो यानी कि 50 केजी वजन है, ये अपने आप में एक तरह का मतलब फोर्स है, और 50 मीटर दूर लेके, यानी कि ये अपने आप में विस्थापन है। ये अपने आप में F हुआ, ये अपने आप में R हुआ, और ये हो गया W वर्क।
तो यानी कि 50 किलो का वजन 50 मीटर तक ले जाने की इस व्यक्ति की क्या है, एक तरह की मतलब यूं कह सकते हैं क्षमता है, यानी कि इसकी दर है। तो ये अपने आप में क्या है, इसकी शक्ति है। अब एक आदमी को अपने सुबह लगाते हैं 50 किलो के अपने पास मान लो कि 100 नग है, तो वो 1 उठाएगा, 2 उठाएगा, 4 उठाएगा, 10 उठाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि उससे 1 kg नहीं उठाया जाएगा। इसका मतलब उसमें किस चीज़ की कमी आई, उसमें आई ऊर्जा की। मान लो उसने 10 उठाए, ठीक है ना, तो 10 × 50 यानी कि ये इसका क्या हो गया, 10 × 50 की क्या हो गई, ऊर्जा हो गई। तो कार्य करने की कुल क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की दर है वो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो अपने वैद्युतिक रूप से ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा अपने पास देखो क्या है, भी अपने W अभी पढ़ा था, W बराबर V × I, ठीक है ना, ये तो था क्या, शक्ति। और मैंने बताया कि जब हम शक्ति के साथ समय को मल्टीप्लाई कर दें यानी कि T जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगी, अपने आप में ऊर्जा। तो अपने जो ऊर्जा आती है KW बड़ी इकाई होती है, H आवर यानी कि घंटा ले लिया जाता है। तो KW अपने आप में शक्ति है और उसके साथ समय का गुणनफल हो गया, तो KWH जो आपका एनर्जी मीटर देता है वो KWH में मान देता है। तो ये अपने आप में ऊर्जा दिखाता है। इसको अपने हिंदी में ऊर्जा मीटर बोलते हैं। जैसे अपने नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि बाहर हमारा जो मीटर है उसकी रीडिंग इतनी आई है, तो वो अपने आप में क्या है, एक एनर्जी मीटर है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।